मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र की खोज, इससे संबंधित आज मैं आपके सामने वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। वन शॉट वीडियो का अर्थ ये होता है कि आपकी जितनी भी यूनिट होती है इनका सारा कंप्लीट रिवीजन इस वीडियो के अंदर आपके होने वाला है और वो सारा रिवीजन मैं आपके क्वेश्चंस के द्वारा कराऊंगा ताकि जो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम है वो एग्जाम में देखने को मिले। और आपको इसके अंदर अगर ये वीडियो को देख लेते हो तो आप लघुतरात्मक प्रश्न भी कर सकते हो, निबंधात्मक भी कर सकते हो और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी कर लोगे। तो इसी तरीके से मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आप में से काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं, आप स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और पास में जो ज्वाइन बटन है उसको दबा देना है। और जो इसका गेस्ट पेपर है समाजशास्त्र की खोज का, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वो नीचे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न यही है कि आपको ये बताना है कि समाजशास्त्र वास्तविकता में है क्या। तो देखो, समाजशास्त्र है ये एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, हमारे समाज के बारे में एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें क्या 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 बताया गया है कि हमारा समाज में हमारे जो एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते हैं उसके बारे में बताया गया है। सामाजिक संरचना कैसी है, सामाजिक संरचना का अर्थ है कि जैसे कि अलग अलग आर्थिक रूप से कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अगर अपन देखें भारत के अंदर तो वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, धर्म है, ठीक है। और अगर आप विदेशों में चले जाओ तो वहाँ पे काले व गोरे रंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो ये सब चीज़ें वो हर समाज की अलग अलग क्या होती है, सामाजिक संरचना होती है। साथ के साथ आपको पता है एक समाज है वो पूरी संस्थाओं, समूह और व्यवहार का भी विश्लेषण करता है। आपको पता है हम सब लोग हैं, मनुष्य एक सामाजिक व सामूहिक प्राणी होता है। तो इसी तरीके से हमारा समाज भी एक संस्था के रूप में काम करता है। तो उसका और हर समाज का एक व्यवहार होता है, उसका कोई भी काम करने का एक पैटर्न होता है। तो उस व्यवहार का विश्लेषण करने का एक काम क्या होता है, समाजशास्त्र का होता है। साथ के साथ समाजशास्त्र ये भी जानने का प्रयास करता है कि भाई समाजशास्त्र कि समाज कैसे कार्य करता है और समाज में वक्त के साथ कैसे बदलाव आता है। जैसे पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब महिलाएं हैं वो बाहर भी जाती हैं, काम भी करती हैं और पढ़ाई भी कर सकती हैं। वही चीज़ें धीरे धीरे समाज के अंदर बदलाव आते हैं। पहले शिक्षा का इतना महत्व नहीं था, टेक्नोलॉजी का इतना नहीं थी, लेकिन आज के अंदर शिक्षा का ज़्यादा महत्व है, शारीरिक में कार्य से ज़्यादा। तो यही समाज में धीरे धीरे हमारे जो बदलाव आते हैं इसके बारे में बात किया गया है। सामाजिक नियम, परंपराओं, संस्कृतियों और संस्थाएं व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। साथ के साथ ये भी दर्शाने का प्रयास किया गया है कि समाज में जो नियम होते हैं, जो रूढ़िवादियां हैं, नियम है, कायदे हैं, हर समाज के अलग अलग होते हैं। और परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, वो कोई भी व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। तो ये सब कि कैसे संस्कृतियां हैं, आपको पता है हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। जैसे कि सिख धर्म में आप देख सकते हो, वो अपने पगड़ी बांधते हैं, तो वो एक उनकी संस्कृति है, वो उस चीज़ को अपना गर्व के रूप में लेते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तिलक निकालते हैं। तो वो सब चीज़ें संस्कृति है, वो हर व्यक्ति को अलग अलग रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। और इन सब चीज़ों का ही अध्ययन करने को क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। अब अपन जो अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई है समाजशास्त्र के बारे में उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें किसने दी, अगस्त कामेट के द्वारा दी गई है। उन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समाज के वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। इन्होंने एक सीधी सीधी बात कही है, समाजशास्त्र वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है कि समाज के ऊपर ही अध्ययन करना है वैज्ञानिक रूप से, एक पैटर्नाइज रूप से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि समाज कैसे कार्य करता है। वहाँ पे लोगों की संस्कृति, हर समाज की अलग अलग संस्कृति है, तो साहब वो संस्कृति के अनुसार इंसान का कैसे व्यवहार और व्यक्तित्व बदलता है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। मैक्स वेबर ने क्या कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या का प्रयास करता है। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र है वो जो समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी
जैसे कि समाज के अंदर जो गरीब व्यक्ति उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, अमीर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कोई धर्म से किसी धर्म में सफ़ेद कपड़े पहनने का अलग मतलब निकलता है, तो किसी धर्म में सफ़ेद कपड़े पहनने का अलग मतलब निकलता है। तो हर धर्म की, हर समाज की एक अपनी अपनी जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनकी संस्कृति है, नियम कायदे हैं, उनको व्याख्या करने का प्रयास कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया भूमिका, फिर बताई आपको प्रमुख परिभाषाएं। अब बात करें समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखो, समाजशास्त्र है ये पुराना कोई सब्जेक्ट नहीं है, अभी नया सब्जेक्ट है, नए विषय। जैसे 19वीं शताब्दी के अंदर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप से हुई थी। और जहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की, ये इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो धीरे धीरे समाज में बदलाव होते चले गए, तो लोगों को ये चीज़ महसूस हुई कि हमें भी एक समाज को समझने के लिए एक अलग विषय बनाना चाहिए। तो लोगों ने किसकी संरचना करी? समाजशास्त्र की संरचना हुई। तो अब उस संरचना होने के, समाजशास्त्र के बनने के पीछे की मुख्य कारण क्या होते हैं? सबसे पहला मुख्य कारण है वो फ्रांसीसी क्रांति। तो आपको पता है, फ्रांस की जो क्रांति होती है पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी क्रांति है, जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में पूरी दुनिया को ही प्रभावित करती है। ना सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो ऐसा मान लो कि पूरी दुनिया के अंदर आपके लोकतंत्र हो गया, या समाज के अंदर जो नई विचारधारा का जो संरचना किया था, वो किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस की क्रांति के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो इस क्रांति के अंदर समता का अर्थ होता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मतलब एकता के विचारों से क्या हुई? समाज की जो संरचना है उसको मजबूती दी। तो यहाँ पर क्या बात की गई फ्रांस की क्रांति के अंदर? कि हर व्यक्ति सम्मान है, हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए, विचारधारा के लिए, कोई कार्य अपनाने के लिए वो क्या है? स्वतंत्र है। और सभी व्यक्ति है, उन्हें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इन विचारों ने समाज को और मजबूती प्रदान की। साथ के साथ इस नए समाज, इससे क्या हुआ? जो पहले का समाज था जहाँ पर लोगों का शोषण होता था, उत्पीड़न होता था, उससे हटकर एक नए समाज के निर्माण की उत्पत्ति होती है या आवश्यकता महसूस होती है। और इसी चीज़ का फिर आगे आगे नए समाज से जो उत्पन्न हुआ, उसी के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र बनता है। फिर अगले वाला पॉइंट क्या है? औद्योगिक क्रांति। तो हम सब जानते हैं जैसे कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंदर पहली जो औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है, और वो औद्योगिक क्रांति किस पे रहती है? मशीनों पर। तो पहले जो कार्य इंसान करते थे उनका स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। अब मशीनों ने ले लिया तो इससे क्या हुआ? हर व्यक्ति के सामाजिक रूप में परिवर्तन आया, आर्थिक रूप में परिवर्तन आया, और पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन आया। अब मैं समझाऊं, जैसे कि देखो, मशीनों ने लिया तो क्या हुआ? संसाधन है वो कुछ लोगों के पास आ गए। जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, या फिर ऐसे मान लो जो जमींदार थे जिनके पास पैसे थे, उन्होंने मशीनें जल्दी जल्दी खरीद ली क्योंकि उनके पास पहले से पैसे थे। तो वो क्या, उसके माध्यम से और अमीर होते चले गए। तो ऐसे सामाजिक परिवर्तन हुआ। आर्थिक की बात करें तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? जो अमीर थे लोग थे वो और ज़्यादा अमीर होते चले गए। अब पारिवारिक जीवन की बात करें तो क्या हुआ? कि लोग धीरे धीरे कुछ लोग थे वो ज़्यादा व्यस्त होने लग गए अपने पारिवारिक जीवन में, और कुछ लोग हैं उनको कार्य ही नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला औद्योगिक क्रांति का, जिससे क्या हो? शहरीकरण, शहरों का धीरे धीरे शहर का निर्माण होता चला गया, बेरोजगारी बढ़ी, और श्रमिक है उन लोगों का शोषण हुआ। ऐसी समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न होनी शुरू हो गई। अगले वाला पॉइंट है बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो साथ के साथ समाजशास्त्र की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हमारे समाज में वैज्ञानिक जो विधियां हैं, जो तर्क है, जो विश्लेषण है, उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब तर्क का महत्व बढ़ने लग गया, वैज्ञानिक चीज़ें वो ज़्यादा पढ़ने लग गई, तो जो लोग हैं जो समाज को समझने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो उन्हें लगा कि हमें भी एक प्रकार का विषय निकालना चाहिए जो क्या होना चाहिए? समाज के ऊपर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, वैज्ञानिक रूप से तर्क दे और वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करे। तो उसी से क्या होता है? समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है। अगले वाला पॉइंट है नव जागरण व पुनः जागरण काल। तो
आपको पता है कि जो औद्योगिक क्रांति के बाद में समाज के अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ, शिक्षा का महत्व बढ़ गया, लोगों की चेतना, सोचने की क्षमता है और स्वतंत्र सोच, मतलब हर व्यक्ति अपने एक स्वतंत्र विचारधारा रखता है, उसकी सोच को क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ावा मिलने लग गया। और इसी से क्या हुआ, सामाजिक जो समस्याएं हैं वो सुलझने की आवश्यकता बढ़ी कि लोगों को यह लगा कि भाई जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए। जैसे कि पहले जैसे भारत के अंदर ही देख लो, जातिवाद की समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया, अलग अलग प्रयास किए गए, असामाजिक आंदोलन हुए, लोगों ने खुद से प्रयास किया, तो अब क्या हुआ, वो जातिवाद वो है लेकिन धीरे धीरे कम हो गया। तो यही चीज़ है कि लोगों ने क्या किया, जो सामाजिक की जो समस्याएं थी, जैसे जैसे महिलाओं के रूप में देखें तो शिक्षा का बड़ा योगदान था, बराबरी का हक बराबर देने का योगदान के लिए बहुत से आंदोलन हुए। तो ये जो समस्याएं आज अपन देखते हैं जिन्हें सोल्व करने का प्रयास किया जाता है समस्याओं को, तो ये कब क्यों किया गया, क्योंकि व्यक्तियों की जो सोच है उसमें और विचारधारा में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। ये तो थी भाई उत्पत्ति क्यों हुई। अब विकास का क्या क्या कैसे कैसे विकास होता है और जो प्रारंभिक के जो समाजशास्त्री है उनका क्या योगदान रहता है, अब अपन इसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका, अगस्त कामेट का है। अगस्त कामेट को ही समाजशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अगस्त कामेट को कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक में परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अगस्त कामेट के द्वारा दिया गया। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है अति लघुतरात्मक में, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। समाजशास्त्र को समाज का भौतिक विज्ञान भी कहा गया है। तो समाजशास्त्र को क्या कहा गया है, समाज का भौतिक विज्ञान। जैसे कि भौतिक विज्ञान समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, वैसे ही समाज की समस्या को सुलझाने का प्रयास कौन करता है, समाजशास्त्र करता है। अगले वाला पॉइंट है, जो अगला जो समाजशास्त्री है वो कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट जो स्पेंसर है, इन्होंने क्या किया, समाज की तुलना जीवित शरीर से की। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का न्यारा किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार क्या था कि कोई भी व्यक्ति है उसका महत्व जब तक है जब तक वो जीवित है, और हर व्यक्ति है अपने जीवन में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तीसरे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री की, जो कौन है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बिना समाजशास्त्र अधूरा रहता है। तो इन्होंने किस पे बात की, इन्होंने वर्ग संघर्ष, मतलब श्रमिक वर्ग हो गया या फिर जो समाज के अलग अलग जो वर्ग हो गए या आर्थिक संरचना हो गई, इस पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, और पूंजीवाद और समाज के बीच में संबंध को स्पष्ट किया। इन्होंने बताया कि भाई पैसे वाले लोग हैं वो कैसे समाज के जो नीचे हैं लोग हैं या श्रमिक वर्ग है उसको किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं, इस पर इन्होंने अच्छे से बात करी। तो पूंजीवाद, पैसे वाले लोग और सामाजिक लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच का संबंध किसने बताया, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। और इनका जो नीति थी उसको क्या बोलते हैं, वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। अब अगले वाला पॉइंट है एमिल दुर्खिज्म। तो एमिल दुर्खिज्म है, इनके द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, सामाजिक तथ्य। इन्होंने सोशल फैक्ट, समाज में होने वाली अलग अलग प्रकार की जो फैक्ट्स हैं, तथ्य, इन पे किसने बात की, एमिल दुर्खिज्म ने बात करी। और इन्होंने आत्महत्या पर क्या किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया है। तो यह प्रश्न भी आता है कि आत्महत्या पर अध्ययन के बारे में बताइए, जो एमिल दुर्खिज्म के द्वारा किया गया था। 5वां नंबर पॉइंट है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की अवधारणा को बताया है। तो यह भी अच्छा पॉइंट है। इनके द्वारा धर्म, राजनीति व संस्कृति के समाज के प्रभाव को भी साथ के साथ समझाया इन्होंने। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, भारत में समाजशास्त्र का विकास। तो भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे होता है, भारत में समाजशास्त्र का विकास ब्रिटिश काल से शुरू हो गया था। इसमें ग्रेटसेट, है ना, के.एम. कपूर जैसे विद्वानों का क्या हुआ, बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इन्होंने जो ये सब विद्वान, इन्होंने स्वदेशी भारतीय समाज के हिसाब से समाजशास्त्र की रचना का प्रयास किया था इनके द्वारा। तो अंत में अपन निष्कर्ष की बात करें तो समाजशास्त्र, आपको मैंने पहले बताया कि ऐसा विषय है जिसमें सामाजिक संरचनाएं हैं, समस्याएं हैं, जो समाज में होने वाले बदलाव को समझने का प्रयास करता है।
इसकी उत्पत्ति उस समय हुई जब पूरे समाज के अंदर एक अलग प्रकार की उथल पुथल या बदलाव देखने को मिल रहा था, और इसके साथ ही जो समाज शास्त्र है उसको एक सामाजिक विज्ञान के रूप में उभर कर आता है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब अगले वाला प्रश्न है, जो 2 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। आपको चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो में अभी तक बने हुए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जोर से लाइक कर देना। अब अपन बात करें दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के पारस्परिक संबंधों को समझाइए। तो जैसा कि हमने समाज शास्त्र के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन समाज शास्त्र का किस प्रकार से अर्थशास्त्र, पैसों की आर्थिक शास्त्र से किस प्रकार से संबंध है दोनों को, इसके बारे में अपने को अच्छे से पढ़ना है। इनके संबंधों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो हम सब जानते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र है, ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के विषय हैं। जहाँ समाजशास्त्र वो समाज की बातें करता है और अर्थशास्त्र आर्थिक चीज़ों की बातें करता है। आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित चीज़ों की बातें करता है। लेकिन ये मतलब इनका जो संबंध है फिर भी एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से, जैसे कि समाज के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता है या धन की बहुतलता बढ़ती है तो समाज में किस प्रकार का बदलाव आता है, और जब समाज के अंदर थोड़ी निर्धनता आती है, पैसे की कमी होती है, तो समाज में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। समाज में आर्थिक जो पहलू है वो समाज को बदलने में बहुत मायने रखता है। तो यही बहुत ज़रूरी चीज़ है समाज के अंदर। तो इसीलिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र वो एक दूसरे से बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों सामाजिक ढांचे में ही संपन्न होती है। तो आपको पता है जो आर्थिक गतिविधियां वो किसके द्वारा की जाती है, लोगों के द्वारा। भाई पैसे का लेन देन कौन करता है, लोग करते हैं, और पैसे के लेन देन कोई अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है, और ये सारी चीजें होती कहाँ पर है, समाज के अंदर होती हैं। तो ये समाजशास्त्र से भी जुड़ी हुई चीजें हैं। तो सामाजिक प्रक्रियाएं आर्थिक निर्णय को प्रभावित करती हैं। तो जैसा कि चीज पता है आपको, समाज में होने वाली चीजें ही आर्थिक जो प्रक्रियाएं हैं, नियम हैं, उनमें क्या करती है, बदलाव करती हैं। ठीक है। अब अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की परिभाषाएं अपन एक बार देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, यह संसाधन के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का अध्ययन करता है। यह किसका जो अर्थशास्त्र है वो किसकी बात करता है, संसाधनों का उत्पादन, मतलब पैसे का जो उत्पादन हो गया और जो संसाधन हो गए उनके उत्पादन की बात करता है। वो कैसे कैसे लोगों तक बट रहा है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे शिक्षा एक संसाधन है, तो उसी की अगर अपन बात करें, समाज के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, बच्चा है, और एक शहरी क्षेत्र का बच्चा है, दोनों को अंतर समझने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा सुदूर क्षेत्र का मान लीजिए जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो वहाँ का जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वहाँ पर बच्चों को कम जो स्कूलिंग है वो थोड़ी उसकी अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वह आपको मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर मिलने का उसका कारण हो सकता है। गणित विषय में वो कमज़ोर होगा। ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें शहर का जो बच्चा है वो किस में अच्छा होगा, उसको जो अच्छी स्कूलिंग होगी तो आप उसको देख सकते हो कि उसमें कॉन्फिडेंस होगा, वो अच्छे से गणित बोल सकता है, इंग्लिश उसकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये जो संसाधन है उसको जो बंटवारा होता है वो उसमें दोनों में क्या है, अंतर है। बच्चा एक जगह पैदा होता है, उसका एक जैसा दिमाग होता है, लेकिन उसको कैसे संसाधन मिलते हैं, उसको कैसी चीज़ें मिलती है, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। तो यही चीज़ बताई गई है। समाजशास्त्र जो अर्थशास्त्र है वो कैसे संसाधनों का क्या वितरण और उपभोग, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका अध्ययन करता है। साथ के साथ इसका मूल उद्देश्य क्या है कि समाज के अंदर मानवों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने का जो उपयोग किया जाता है, विकल्प को यूज किया जाता है, उसका विश्लेषण कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। और समाजशास्त्र का क्या कार्य होता है ये मैंने पहले बता दिया। समाज के अंदर कैसी समस्याएं चल रही हैं, कैसे समाज में बदलाव हो रहा है, सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार के व्यवहार एक दूसरे के साथ रखते हैं। तो इस सब चीज़ों का अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र करता है। अब अगले वाला पॉइंट है पारस्परिक संबंध के क्षेत्र, मतलब एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो पहला पॉइंट है उपभोग और सामाजिक मापदंड। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें क्या होगा, उपभोग का स्वरूप केवल आय से नहीं बल्कि सामाजिक स्तर, परंपराओं, वर्ग और सामाजिक मूल्यों से भी है। देखो, सिर्फ जो उपभोग मतलब कोई भी चीज़ का कैसे प्रयोग किया जा रहा है,
ये पैसे पर ही निर्भर नहीं करती है बल्कि सामाजिक स्तर पर निर्भर करती है कि समाज की परंपराएं कैसी हैं, वो वर्ग कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो इस चीज़ पर बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक जो अपन राजस्थान की बात करें, यहाँ पर सरकारी नौकरी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं कहीं पे गुजरात हो गया या फिर साउथ हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे, वहाँ पर लोग सरकारी नौकरी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। या मुंबई में चले जाओगे तो वहाँ से सरकारी नौकरी से ज़्यादा लोग किसको महत्व देंगे, बिजनेस को महत्व देंगे। तो ये क्यों होता है, ये समाज के साथ समाज का जो स्तर है, वहाँ के आसपास के लोगों की क्या सोच है, इस चीज़ पर निर्भर करता है। हर चीज़ पैसे पर ही निर्भर नहीं करती है। अगले वाला पॉइंट है, जैसे कि भारत में शादी ब्याह का खर्च का स्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि भारत के अंदर लोग हैं वो शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ किस चीज़ से जुड़ी है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। तो चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन हर व्यक्ति अपना क्या करेगा, खर्च करेगा। तो यही चीज़ है, ये आय पर निर्भर नहीं होकर वहाँ की परंपराओं पर निर्भर है ये चीज़। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक असमानता व सामाजिक संरचना। तो जैसा कि आप जानते हो समाजशास्त्र है वर्ग जाति लिंग के आधार पर असमानताओं को समझता है। तो आपको पता है कहीं का समाज हो, इस दुनिया में कहाँ का भी समाज हो, वो कहीं का भी समाज हो, उसके अंदर आपको असमानताएं देखने को मिलेगी। जैसे कि हम भारत की बात करें, वहाँ पे सबसे पहले जो असमानता देखने को मिलती है वो किसके आधार पे, वर्ग के आधार पे, वर्ग मतलब समाज के आधार पे या जाति के आधार पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। फिर आप देखते हो कि लिंग के आधार पर मतलब महिला व पुरुष के आधार पे भी आपको असमानता देखने को मिलती है। फिर रंग के आधार पर भी आपको असमानता काफ़ी बार समाज में देखने को मिलती है। तो ये जो समाजशास्त्र है वो इस समाज में होने वाली अलग अलग प्रकार की असमानताओं को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। साथ ही साथ समाज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है पैसा धन और संपत्ति का असमानता है, वो कौन नापता है, अर्थशास्त्र भी नापता है इस चीज को। तो दोनों मिलकर है सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समझने में सहायक होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे मिलकर क्या समाज में कैसे बदलाव हो रहे हैं, वो किसके आय के द्वारा कैसे बदलाव हो रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करता है। अगले वाला पॉइंट है श्रम विभाजन और वर्ग व्यवस्था। तो एडम स्मिथ ने आर्थिक दृष्टि से श्रम विभाजन को समझाया। तो एडम स्मिथ है, इन्होंने क्या किया, पैसे के आधार पे, पूंजी के आधार पर, अमीर और गरीबी के आधार पर श्रम के विभाजन को समझाया। मतलब लोगों के किस किस प्रकार का, जैसे एक श्रमिक है मेहनत तो बहुत करता है लेकिन कम पैसा है, वहीं अगर आप देखोगे इंजीनियर है उसकी मेहनत थोड़ी कम होगी, दिमाग का ज़्यादा प्रयोग होगा लेकिन पैसा ज़्यादा होगा। एक कंपनी का मालिक है उसकी मेहनत हो सकती है हमें कम लगे लेकिन होती ज़रूर है, लेकिन उसके पास पैसा जितनी मेहनत करता है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो यही चीज़ है, जो यही विभाजन है आर्थिक दृष्टि से श्रम का विभाजन किसने समझाया, एडम स्मिथ ने समझाया है। फिर अगर अपन बात करें दुर्खिज्म की, तो इन्होंने सामाजिक एकता के विभाजन के स्वरूप को समझाया। तो इन्होंने किस चीज़ पे बात करी कि समाज में एकता के आधार पर भी विभाजन देखने को मिलता है। जैसे जाति के आधार पे देखिए अपन, एक जाति के लोग वो एक हैं लेकिन वो दूसरी की जाति के लोगों से की एकता से क्या होते हैं, उनमें विभाजन देखने को मिलता है। अब बढ़े अपन गहन नंबर पॉइंट की तरफ, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास। तो समाज के अंदर होने वाली परिवर्तन और आर्थिक विकास किस तरीके से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में फर्क करता है। तो औद्योगिकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण जैसी आर्थिक परिवर्तन समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो उद्योगों का विकास, शहरों का विकास और वैश्वीकरण मतलब बाजारीकरण से समाज के अंदर जो पैसों का महत्व है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसके उतना ही उसका रुतबा होगा, उसका उतनी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। तो इसी चीज़ में जो वर्तमान समाज है इसमें पैसे के महत्व को जो समझने का प्रयास किया समाजशास्त्र ने आर्थिक दृष्टि से। समाजशास्त्र इन प्रभावों पर सामाजिक स्तर पर अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र पैसे पे अध्ययन करेगा और समाजशास्त्र समाज पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों से उसको समझने का प्रयास करेगा।
अब बात करें डी नंबर पॉइंट की तरफ, नीतियों का प्रभाव। तो सरकार की नीतियां भी बहुत हद तक है वो प्रभावित करती हैं, जैसे कि सब्सिडी देना, आरक्षण की नीति। तो जैसा कि कोई व्यक्ति है उसको अगर आरक्षण में दिया गया है तो उसको ज़्यादा फायदा होता है, तो इससे समाज में क्या बदलाव होता है। जैसे कि एक वर्ग है जो पिछड़ा है, जिसको सरकार ने क्या दिया, आरक्षण दिया, कुछ छूट दी, तो वो क्या हुआ, समाज में जो एक उसके थोड़ा ऊपर समाज था उसके बराबरी पर आ सके इस चीज के द्वारा। तो इस चीज पर बात की गई है। तो ये सब चीजें भी समाज के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। अब 3 नंबर पॉइंट की बात करें तो विद्वानों की दृष्टि। तो विद्वानों की दृष्टि का क्या बात करें, विद्वानों ने कैसे समझाया दोनों को। तो मैक्स वेबर ने क्या बताया है, धर्म और संस्कृति जैसे सामाजिक कारक भी आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो मैक्स वेबर ने क्या बताया, धर्म, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्तियों का धर्म है और संस्कृति है, वो भी वहाँ के सामाजिक जो उनका दृष्टिकोण है, उनको लोगों को समझने का वो है, वो चीज़ें भी क्या करती हैं, आर्थिक, लोगों के पैसे कमाने के तरीके को प्रभावित करती हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि आर्थिक आधार, इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक संरचना का निर्धारण करता है। तो इन्होंने क्या बताया कि लोगों के पास जैसा पैसा होगा, धन बहुलता होगी, उसी आधार पर लोगों की सामाजिक संरचना वो भी बदलती चली जाती है। अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो आज के संदर्भ में क्या उपयोगिता है दोनों के बीच में। तो हम सब जानते हैं गरीबी, बेरोजगारी, लिंग असमानता व शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को समझने व समाधान निकालने के लिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों की भूमिका आवश्यक है। तो हमें पता है समाज में पैसे, जो गरीबी है आज के दिन जो देख रहे हो कि धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए, असमानताओं को समझने के लिए आपको सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण भी चाहिए होता है, और सामाजिक लोगों का जो दृष्टिकोण है, समाज की क्या सोच है, समाज के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो यही चीज़ बताएगी कि आज के संदर्भ में भी दोनों का बहुत महत्व है। साथ के साथ अगला पॉइंट क्या है, विकासशील देशों की नीति बनाते समय सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये सब सारी चीज़ें वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए है, विकासशील देश हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी जब भी नीतियाँ बनाएं तब इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि बहुत गहरा संबंध है। जहाँ पर अर्थशास्त्र है वो भौतिक चीज़ें, भौतिक वस्तुओं पर केंद्र करता है, वहीं समाजशास्त्र सामाजिक चीज़ों पर केंद्रित रहता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंततः परिणाम है वो एक ही है कि समाज की प्रगति। ठीक है, दोनों मिलकर समाज को समग्र समाज और विकासशीलता नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। और दोनों का क्या कार्य होता है कि भाई समाज को अच्छे से समझे, और ताकि समाज के विकास में, समाज को आगे बढ़ाने में और उसकी नीतियां बनाने में सहायक हो सके। अंत में ये दोनों विषय एक दूसरे के ऊपर क्या है, बहुत ही गहरा जुड़ाव है एक दूसरे का ना होते हुए भी। तो ये वाला आपका दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब बढ़ेंगे अपन तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को अगर वीडियो शेयर करना है, क्योंकि ये काफ़ी कम कंटेंट देखने को मिलता है सोशल साइंस का, समाजशास्त्र का, तो आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल रहा है, इसलिए आप अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। समाजशास्त्र में अनुभव जन्य अनुसंधान विधियों का वर्णन कीजिए। तो समाजशास्त्र में अनुभव जन्य जो विधियां हैं, इसका क्या करना, आपको विधियों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले अपन परिचय की बात करें। देखो, अनुभव जन्य आपको अनुसंधान विधि है, इसका नाम से आपको पता चल गया होगा। तो ये क्या होता है, समाज के अंदर जो सामाजिक तथ्य हैं और लोगों का व्यवहार है कि भाई समाज में लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास है वो किसके द्वारा किया जाता है, निरीक्षण व मापन के परीक्षण के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब वस्तुनिष्ठता, तथा एविडेंस बेस्ड, मतलब लोगों के अनुभव के द्वारा,
कोई भी क्रिया, ये जो विधि की जाती है इसमें क्या हो जाता है, पहले कोई एक उदाहरण लिखा जाता है, जो कोई भी एक साक्षात उदाहरण लिखा जाता है और फिर उसके माध्यम से समाज के लोगों का व्यवहार समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं, भारत है, भारत के अंदर हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं इनका हम बहुत सम्मान करते हैं अपने घर के अंदर, मतलब हमारे घर के अंदर ही वो लोग रहते हैं, माता पिता। लेकिन विदेश के अंदर आप चले जाओ या फिर वहाँ पर क्या होता है, उनके लिए अलग से जो अनाथालय हैं, अनाथ आश्रम होते हैं वो होते हैं। तो यही समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार की विधियाँ, लोगों की सोच है, वो किसके माध्यम से, अनुभव के आधार पर और वस्तुनिष्ठ जो पुरानी विधियां हैं उसके आधार पर जो बातें की जाती है, जो परीक्षण किए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अनुभवजन्य अनुसंधान विधि कहा जाता है। खास बात यही है कि इसमें अनुभवों का प्रयोग होता है और ये सिर्फ सिद्धांत और कल्पनाओं के आधार पर ही नहीं होती है। तो यही एक अलग पॉइंट है इसके अंदर। अब मुख्य अनुभव जन्य अनुसंधान विधियाँ कौन सी है, सबसे पहले सर्वे मेथड। तो आपको पता, नाम से पता चल गया, सर्वेक्षण विधि में क्या होता है, घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाता है या काफ़ी सारे लोगों पर से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों पर उन लोगों का क्या विचार है, उन लोगों की क्या विचारधारा है, कैसे वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो कोई कार्य करते हैं तो वो कैसे उनके बारे में उनका सोचने का तरीका होता है। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा पूछी जाती है, प्रश्नों के माध्यम से पूछी जाती है। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला उपकरण क्या होता है, प्रश्नवाली मतलब प्रश्न, और दूसरे क्या होता है, साक्षात्कार। तो आपको पता है सर्वेक्षण मेथड हो गया, सर्वेक्षण विधि हो गया, इसके उपकरण क्या क्या होंगे, प्रश्नवाली होगी और साक्षात्कार होगा। उदाहरण के लिए परिवार नियोजन पर लोगों की राय जानने का प्रयास करना, तो ये इसके अंदर उदाहरण दिया गया आपको। अगला पॉइंट है प्रेक्षेपण की विधि। प्रेक्षेपण क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो देखो प्रेक्षेपण दो प्रकार का हो गया, समाज के अंदर कोई भी घटना घट रही है तो इसको आप अपनी नज़र से देखने का प्रयास कर रहे हो कि यह घटना हो क्यों रही है। ठीक है, यह भी दो प्रकार की होती है कि आप उस घटना में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करो और दूसरा निष्क्रिय रूप से आप दूसरे लोगों के साथ वो घटना होती देख रहे हो। जैसे कि कोरोना के बाद में आप देखा कि लोगों बेरोजगारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब उस बेरोजगारी बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण हुए, तो इसको आप देखने का, खुद समझने का प्रयास करो तो आप सक्रिय रूप से उसका भाग हो। ठीक है, और बाहर से अगर आपको, जैसे कि आप खुद बेरोजगार हो गए उस चीज़ से, कोरोना की वजह से, तो आप उसके अंदर क्या हो गए, सक्रिय पार्टिसिपेट हो गए, ऑब्जर्वेंट हो गए, और आपने कागज़ कलम लिया, आप बड़ी कंपनी से कंपनी के लोगों ने कहा कि आप ये देखो कि बेरोजगारी का डाटा निकालना है, तो आप क्या हो गए, निष्क्रिय ऑब्जर्वेंट हो गए, उसके अंदर निष्क्रिय प्रतिस्पर्धी हो गए। ठीक है, जैसे किसी स्कूल मेले या स्कूल के वातावरण का अध्ययन करना, तो स्कूल के मेले का या स्कूल का अध्ययन वातावरण का अध्ययन करना कौन सी विधि के तहत आएगा, ऑब्जर्वेशन विधि के तहत। तो इसमें देखोगे कि मेले में लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग व्यवहार होता है, स्कूल में बच्चों का कैसा व्यवहार है, तो ये सब कौन सी विधि के तहत आएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड के तहत आएगा। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति प्रत्यक्ष वार्तालाप के माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है, मतलब आपस में अलग अलग लोगों से बातचीत करेगा, वार्तालाप के माध्यम से सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। यह दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर्ड मतलब हर चीज़, जैसे उसने बात करी तो उसने हर चीज़ को लिखा। ठीक है, दूसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या, कुछ चीज़ों को उसने लिखा और कुछ चीज़ों को उसने समझने का प्रयास किया और उसी अनुभव को अगले वाले जो सर्वेक्षण विधि की उसमें काम लिया। और तीसरे वाला क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित, मतलब इसमें उसने कुछ भी नहीं लिखा और बस सिर्फ समझने का प्रयास किया और बाद में आगे जाके अपने अनुभव के माध्यम से उस चीज अध्ययन को बनाया। तो ये तीन प्रकार होता है इसमें, संचरित, अर्धसंचरित और असंचरित। यह विधि गहराई से जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। तो आपको पता है इसमें क्या सैंपल होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोगों से आप बातचीत करते हो, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्वेंट करते हो, तो इसमें क्या होता है, ये लोगों की गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो इसमें। अगले वाला पॉइंट है केस अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। तो किसी व्यक्ति, समूह, संस्था की घटना का विस्तृत अध्ययन करना क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि भारत की राजनीति में पैसा और बहुलता
का क्या योगदान रहता है। तो इस पे आप क्या हो गए सभी लोगों के, आप देखो कि जो जब चुनाव होते हैं तो किस प्रकार से पैसा बांटा जाता है, पैसे के वजह से लोग कैसे जीत जाते हैं, पैसा का कैसा प्रयोग होता है, वो लीगल व इलीगल तरीके से। तो इस घटना के ऊपर आपने पूरी गहनता से अध्ययन किया। तो आपने किसके माध्यम से किया? केस अध्ययन विधि से किया। जैसे कि किसी विशेष गांव का सामाजिक परिवर्तन का आपने अध्ययन किया है, तो ये किसके नीचे आ गया? केस स्टडी मेथड के नीचे आ गया। 5वां पॉइंट है स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकीय विधि। तो आपको पता है, नाम से पता चल गया, इस विधि में क्या होता है कि आप सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर के विश्लेषण से आप सामाजिक रुझानों को समझने का प्रयास करते हो। जैसे इसका सबसे अच्छा क्या होता है? एग्जिट पोल। तो जैसे जब चुनाव होते हैं तो जो न्यूज़ एंकरों के द्वारा क्या कराया जाता है? एग्जिट पोल कराया जाता है। इसमें क्या होता है? आंकड़ों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी पार्टी है वो जीत सकती है। यह विधि सटीकता और निष्पक्षता के लिए जानी जाती है। तो आपको पता है आंकड़े होते हैं, आज के समय आंकड़ों पर सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता है, लोगों की सबसे ज़्यादा विश्वास है। जैसे कि जनगणना के आंकड़ों का क्या करना? विश्लेषण करना। तो यह कौन सी आएगी? सांख्यिकीय विधि आएगी। 6वां नंबर प्रयोग है विधि, उसका क्या नाम है? प्रयोगात्मक विधि। तो नियंत्रण वातावरण में सामाजिक व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको एक साइंटिफिक वे से प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा कि एक पिंजरा, तो उसमें 4 बंदरों को बंद कर दिया गया और चारों बंदर हैं, उनको क्या हुआ? उनके सामने केला रख दिया गया। जैसे केले खाने की तरफ एक बंदर बढ़े, दूसरे को क्या मार दिया? उसको डंडा मार दिया गया। फिर दूसरा आता, उसको डंडा मार दिया गया। ऐसे ऐसे उन्हें पास नहीं आने दिया। तो एक होता क्या? एक खाने को आता और बाकी 3 को भी डंडे पड़ते साथ में। फिर दूसरा आता तो बाकी को पड़ते। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद में वो इतने समझदार हो गए, जब केला रखा जाता और कोई दूसरे वाला पीछे से खाने को आता, तो वो क्या होता? जो पीछे के 2 बंदर बच जाते, वो उसको खींच लेते, उसको खाने नहीं देते। तो यही होती है एक्सपेरिमेंटल विधि होती है, जिसमें आपको क्या खुले में छोड़ दिया जाता है कोई आपको कार्य करने के लिए, और उसको क्या पूरा ऑब्जर्व किया जाता है अच्छे से। तो इसको प्रयोगात्मक विधि बोला जाता है। 7वां नंबर पॉइंट है सामग्री विश्लेषण। तो ये किसके? समाचार पत्र हो गए, विज्ञापन हो गए, भाषण हो गए, साहित्य हो गया, इसके माध्यम से समाज को समझने का प्रयास करता है। इससे क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? सामग्री विश्लेषण। जैसे मीडिया में महिलाओं की छवियों का अध्ययन करना। तो मीडिया में महिलाओं की क्या छवि है, इसका अध्ययन करते हैं। तो ये किसके माध्यम से कर रहे हैं? सामग्री विश्लेषण के माध्यम से कर रहे हैं। अब इसका पॉइंट है अनुभव जन्य अनुसंधान की विशेषताएं क्या है? वस्तुनिष्ठता। ठीक है, वस्तुनिष्ठता क्या? ऑब्जेक्टिविटी, मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों से मिलते हैं, आंकड़ों को जानने का प्रयास करते हैं, उस व्यवहार को जानने का प्रयास करते हैं। तो यह क्या रहती है? वस्तुनिष्ठता रहती है। दूसरी क्या? टेस्टेबिलिटी। वही टेस्टेबिलिटी का अर्थ भी यही होता है कि हम खुद से कोई, ये वैज्ञानिक विधि कोई कागज व कलम से नहीं होती है, बल्कि हर जो व्यक्ति होता है वो प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा रहता है। अगले वाला पॉइंट है प्रमाण पर आधारित, एविडेंस बेस्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं वो सच्चाई पर आधारित रहती हैं, एक वास्तविक घटना पर आधारित रहती हैं, तो लोगों को इस पर ज़्यादा विश्वास रहता है, एविडेंस बेस्ड रहती हैं। तथा तटस्थ व नियंत्रित दृष्टिकोण। तो और साथ में विश्लेषण योग्य डाटा का संग्रह करना। तो आप कोई भी ये जैसे आप कोई भी इसमें अध्ययन करोगे या कोई भी विश्लेषण विधि को करोगे, तो आपका क्या रहेगा? आपके पास डाटा का संग्रहण रहता है, ताकि आप भविष्य में भी अगर कोई डाटा निकालना चाहो या फिर कोई भी सांख्यिकी को समझना चाहो, तो आप उस डाटा का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे अब जनसंख्या है, जनगणना की जाएगी, तो जनगणना के माध्यम से ही बाकी की भारत सरकार आगे की कोई नीतियां बनाएगी, वो किसके आधार पर बनाएगी? जनगणना के आधार पर बनाएगी। वही डाटा काम आएगा। तो वही है कि आपके पास डाटा रहता तो वो भविष्य में काम आता आपको अलग अलग चीज़ें, नीतियां को निर्माण करने में। निष्कर्ष की बात करें तो अनुभव अनुसंधान विधियाँ समाजशास्त्र का एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाती हैं। तो ये क्या होती है? ये विधियाँ हैं, ये समाज के अंदर एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाती हैं कि समाज के वास्तविक तथ्य, आंकड़ों और अनुभव के आधार पर समझने का सहायक होती हैं। तो इन विधियों का क्या कार्य होता है? ये समाज में, हमारे समाज के जो वास्तविक तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, उन्हें अनुभव के माध्यम से समझने का प्रयास करती है कि भाई वास्तविक समाज में क्या हो रहा है। काल्पनिक जो तथ्य या काल्पनिक जो पहले की जो समाज में दी गई जो पुरानी जो प्रथाएं थी, उसी पे नहीं डिपेंड रहकर अनुभव के आधार पर नई चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता है।
किसी भी सामाजिक घटना समस्या या घटना का गहन व सटीक विश्लेषण करने में अनुभवजन्य विधियां अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो कोई भी सामाजिक घटना है उसका एकदम सटीक विश्लेषण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये केवल चिंतन या दर्शन के उपेक्षा प्रयोग में उपयोगी विज्ञान का स्थायित्व करती हैं। तो इसमें सिर्फ चिंतन ही नहीं मिलेगा आपको, जबकि प्रायोगिक उपयोगिता का विज्ञान भी देखने को मिलता है। तो ये था आपका तीसरा नंबर पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विधि, आपको पढ़ लेनी अच्छे से। अब बढ़ेंगे अपन चौथे नंबर की प्रश्न की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक वीडियो में बने हुए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर करना अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो। अब अगले नंबर पॉइंट की तरफ बात करें, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्ग की अवधारणा हो, मैक्स वेबर के विचारों से उसकी भिन्नता। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्ग की जो अवधारणा है, मतलब जो मार्क्सवाद ने वर्ग की बात करी, किसके बेस पर? आर्थिक बेस पर। जबकि मैक्स वेबर की क्या विचारधारा थी समाज के बारे में, उन्होंने किस समाज के बारे में बात करी, दोनों के विचारों में किस प्रकार की भिन्नता है, इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने क्या बात की? कार्ल मार्क्स ने समाज को, वर्ग को किसके आधार पे बांटा? आर्थिक संरचना के, पैसे के आधार पे। मतलब एक वर्ग गरीब है ना, और दूसरे वाला अमीर है, जैसे पूंजीवादी भी बोल सकते हैं। दूसरा कौन से वर्ग माना इन्होंने? श्रमिक वर्ग माना। इनके द्वारा क्या कहा गया कि वर्ग का निर्धारण है वो व्यक्ति के उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, मतलब जो व्यक्ति जैसा उत्पादन करता है उसी के आधार पे उसका संबंध होता है, वैसा ही उसका वर्ग होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो श्रमिक है, कोई मतलब जो उसका कार्य करता है, दूसरा है वो इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, सर्विस क्लास के लोग हो गए, तीसरे है पूंजीवादी या व्यापारी वर्ग हो गया। तो वो जैसा कार्य कर रहे हैं वैसा ही उनका क्या हो गया? वर्ग हो गया। अब क्या हो गया? इनके मुख्य बिंदु क्या रहे? वर्ग के आधार पर आर्थिक संबंध। तो इन्होंने क्या बात करी कि इन्होंने क्या बात करी कि व्यक्ति जिस चीज़ का उत्पादन कर रहा है वो उसका स्वामी है या नहीं है। मतलब कोई भी इंसान, कोई भी जैसे कोई कार प्रोडक्शन करता है, कार के निर्माण का कार्य करता है, तो उसमें क्या हो गया? क्या वो कार का निर्माण सिर्फ निर्माण ही कर रहा है या उस कार कंपनी का वो मालिक भी है? दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, ठीक है। मालिक कभी निर्माण नहीं करता है चीज़ों का। तो इन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो वो उसका स्वामी है या नहीं है, स्वामित्व रखता है या नहीं रखता है। साथ के साथ उत्पादन संबंधों में व्यक्ति की स्थिति और उसकी वर्गीय स्थिति तय करती है। तो कोई इंसान कैसी चीज़ों का उत्पादन करता है वही उसकी वर्गीय, उसके पास कितना पैसा होगा, धनबाहुलता होगी, उसकी बात होती है। तो जैसे कि एक व्यक्ति है, जैसे कि आप समझना कि एक व्यक्ति है जो किसका कार्य करता है? हीरे का व्यापारी है, हीरे को जो अलग उनके गहने बनाने का कार्य करता है, उसका उत्पादन करता है। अब एक व्यक्ति है जो किसका करता है? पत्थर तोड़ने का कार्य करता है। उत्पादन तो दोनों ही कर रहे हैं अपने अपने दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों की आय में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो वो किसी भी व्यक्ति की आय वर्गीय स्थिति कैसी होगी, ये किस चीज़ पर निर्भर करती है कि वो किस चीज़ का उत्पादन करता है। इन्होंने इस चीज़ पर बात करी। दूसरा क्या है? मुख्य वर्ग। तो इन्होंने दो प्रकार के मुख्य वर्ग माने कि पहला क्या था? बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग क्या होगा? उत्पादन संसाधनों का मालिक। जैसा कि मैंने उदाहरण देके बताया था, कोई व्यक्ति है अगर वो कार कंपनी का मालिक है तो वो कौन सा वर्ग माना इन्होंने? बुर्जुआ वर्ग माना। दूसरा क्या है? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग कौन सा है? जिसके पास श्रमिक वर्ग, मतलब जो कार बनाने का कार्य कर रहा है वो श्रमिक है, वो क्या? श्रमिक वर्ग। जिसके पास केवल श्रम बेचने के अलावा कुछ नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? अपनी शारीरिक मेहनत के द्वारा अपना श्रम बेच रहा है, वो कौन सा वर्ग हो गया? सर्वहारा वर्ग हो गया। अब इन्होंने हर वर्ग के स्ट्रगल की, वर्ग संघर्ष की बात की है। तो इन्होंने क्या बात किया कि दोनों वर्गों के बीच में शोषण और संघर्ष का संबंध होता है। तो दोनों जो वर्ग है इनमें क्या होता है? शोषण और संघर्ष का होता है। जैसे मालिक सोचता है कि वो श्रमिक से ज़्यादा कार्य करवाए ताकि वो क्या हो सके? और ज़्यादा अमीर हो सके, ठीक है। वहीं जो
श्रमिक वो सोचेगा कि वह मालिक से ज़्यादा पैसे लेने का प्रयास करे ताकि वो क्या हो, और ज़्यादा अमीर हो। तो दोनों के बीच में शोषण व संघर्ष ये सदैव चलता रहता है। यह संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य आधार बनता है। तो उस समय जब कार्ल मार्क्स आए, इन्होंने समाज की संरचना की, उस समय क्या हो गया था कि जो जमींदार लोग हैं वो श्रमिकों को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करने लगे थे। तब इन्होंने श्रमिकों के लिए आवाज़ उठाई और एक नए समाज का, अपने संघर्ष के माध्यम से एक नए समाज का निर्माण किया। अगले वाला पॉइंट है क्रांति और वर्गहीन समाज की अवधारणा। तो इन्होंने क्या कहा कि वर्ग संघर्ष, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वर्ग है, समाज है, वो संघर्ष करेगा तो वो एक नई क्रांति लाता है। ठीक है, और इससे क्या होती है, इस क्रांति से वर्गहीन क्लास मतलब एक नए समाज का निर्माण होता है, इनके द्वारा मानना था। अगले वाला पॉइंट है क्लास कॉन्साइनेस, वर्ग चेतना। तो जब मजदूर अपने शोषण को समझने लगते हैं और संगठित होते हैं तो वो क्रांति की ओर अग्रसर होते हैं। तो इन्होंने माना था कि आप गुलाम हो, वो बहुत गंभीर बात नहीं है, लेकिन आप गुलामी को सहन कर रहे हो और गुलामी आपके समझ में नहीं आई है, तब तक आप गुलाम हो। अगले वाला पॉइंट है कि मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग की अवधारणा। तो मैक्स वेबर ने क्या किया, मैक्स वेबर ने बताया कि वर्ग है, समाज है, वो बहुआयामी होता है, उसकी अलग अलग डायमेंशन होती है, उसका सिर्फ एक ही आयाम नहीं होता है। इन्होंने क्या माना, इन्होंने जो मार्क्स था उसने सिर्फ एक आयाम माना, कौन सा, आर्थिक, पैसे का। जबकि मैक्स वेबर ने क्या माना, अलग अलग आयाम होते हैं। इनके अनुसार सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक तत्व भी कोई समाज के, कोई भी वर्ग के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। तो हम सिर्फ पैसे के आधार पर समाज नहीं देख सकते। पैसा चाहे इंसान के पास कितना भी हो, लेकिन बहुत अधिक मायने रखता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, वो सांस्कृतिक तत्व उसके अंदर कितने हैं, उसका व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ बैठना उठना उसका कैसा, ये बहुत मायने रखता है। ये किसने बताया, मैक्स वेबर ने अपनी अवधारणा के द्वारा बताया। अब इसकी क्लास में क्या था, आर्थिक संसाधनों की पहुँच के आधार पर वर्ग निर्धारित होता है। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहला वर्ग किसके आधार पर होगा, पैसे के आधार पर होगा। दूसरे वाला वर्ग कौन सा, प्रतिष्ठा समूह, वो कौन सा, जिनके पास बहुत ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठा है, सम्मान है, जीवन शैली अच्छी है। जैसे कि आप बात कर लो, जो नेता होते हैं उनके पास, कुछ नेताओं के पास पैसा कम हो सकता है, बड़े बड़े अमीर पूंजीपतियों से ज़्यादा, लेकिन उनकी क्या ज़्यादा है, सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा है। अपने समाज में भी देख सकते हो कुछ लोगों के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा किसी अच्छे धन बहुलता वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा होती है। तो दूसरे प्रकार के लोग क्या होते हैं, जिनके पास प्रतिष्ठा ज़्यादा है। तीसरे प्रकार के लोग हैं पावर, शक्ति या दल। तो वे राजनीतिक ताकत वाले लोग होते हैं जो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और उनकी क्या होती है, उनके द्वारा लिए गए निर्णय क्या होते हैं, समाज को बदलाव का कार्य करते हैं। जैसे कि अपने जो एमपी हो गए, एमएलए हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सीएम हो गए, इनके क्या जो एक एक निर्णय लिया जाता है वही समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। अगले वाला पॉइंट है वर्ग सिर्फ आर्थिक ही नहीं। तो वेबर ने माना कि वर्ग सिर्फ पैसे के आधार पर ही नहीं होता है, बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में अपन कंपैरिजन करेंगे। तो वर्ग के आधार पर मार्क्स ने क्या माना, सिर्फ आर्थिक ही एकमात्र आधार होता है, बल्कि मैक्स वेबर ने बहुआयामी माना। इसके अनुसार आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समाज होता है। अगले वाला पॉइंट है मुख्य वर्ग। तो इसने दो वर्ग माने, बर्जुआ व सर्वहारा, बल्कि मैक्स वेबर ने कई वर्ग माने, वर्ग, प्रतिष्ठा, समूह व दल। ठीक है, अगले वाले पॉइंट की तरफ बात करें, वर्ग संघर्ष। तो ऐतिहासिक परिवर्तनों की मुख्य शक्ति। तो आपको पता है जो कार्ल मार्क्स है वो बहुत बड़े समाज के अंदर बहुत बड़े बदलाव किए हैं उसने अपनी क्रांति के द्वारा। ठीक है, और जो मैक्स वेबर उसने सामाजिक गतिशीलता और स्थिति की परिवर्तन की संभावना की। मतलब मैक्स वेबर के द्वारा जो थ्योरियाँ दी गई इसके द्वारा क्या समाज की स्थिति है उसको जानने का लोगों को पता चलता है कि समाज के अंदर किस प्रकार के लोग रहते हैं, समाज कैसे कार्य करता है। अब बात करें वर्ग चेतना। तो क्रांति की दिशा में प्रेरक। तो जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स की जो क्रांति है वो कौन नहीं जानता है इस दुनिया में, तो वही जानता है। वही ये बात है कि कार्ल मार्क्स है वो क्रांति के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। बल्कि मैक्स वेबर ने क्या किया, वो स्थिति को, लोगों की जो किस प्रकार की स्थिति में लोग रह रहे हैं,
उसका जानने के लिए वो मानते हैं कि कोई क्रांति की आवश्यकता नहीं है। और मार्क्स का क्या मानना है कि समाज में आपकी स्थिति जानने के लिए आपको क्या क्रांति की हमेशा आवश्यकता होती है। परिवर्तन की प्रक्रिया किसके द्वारा मानी गई, मतलब समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, तो कार्ल मार्क्स ने माना कि क्रांति के द्वारा, और मैक्स वेबर ने माना क्रमिक, मतलब धीरे धीरे प्रयास कर कर और अलग अलग स्तर पर, विधिवत स्तर से पर भी आप क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। अब बात करें निष्कर्ष की, तो मार्क्स ने वर्ग को संरचना आर्थिक पैसे के आधार पर बात करी, शोषण और संघर्ष के रूप में देखा। तो मार्क्स ने किसके आधार पर देखा कि समाज में शोषण हो रहा है, संघर्ष है, पैसे के आधार पर लोगों को समझने का प्रयास किया। बल्कि जो मैक्स वेबर है, इसने समाज को समग्र, व्यापक रूप से और जटिल जो सामाजिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से समझने का प्रयास किया। मार्क्स का दृष्टिकोण है वो कैसा, क्रांतिकारी है, ठीक है, और डाइल्यूट अद्वैत है। जो और वेबर का कैसा है, विश्लेषणात्मक और बहुयामी, मतलब वो विश्लेषणता के आधार पर समाज को समझने का प्रयास करता है। दोनों का दृष्टिकोण समाज को समझने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों ही समाज के लिए, विकास के लिए उपयोगी हैं। मार्क्स वर्गीय संघर्ष व क्रांति को समझाते हैं, वेबर किसको समझाते हैं, सामाजिक क्रांति को, सामाजिक स्थिति को समझाते हैं। तो यही दोनों समाज की जो बदलाव की बात करते हैं। तो ये था आपका वन शॉट वीडियो, मैंने चारों यूनिट से आपको 4 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है आपको। और अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।